अध्याय 57 विशाल पंजा ज़ॉम्बी। बिल्डिंग 9, 6 और 8 को मिस तिशा और मैंने साफ कर दिया है। वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं था। मकान मालिक मौजूद नहीं थे, बस नौकर और माली थे जो मास ज़ॉम्बी में बदल गए थे। उन सब का काम तमाम कर दिया गया है, उसने कहा। राशि और देवाशीष एक टीम थे जो 3 प्रथम स्तरीय मध्यस्थों के बराबर थे। साथ ही आशीष, राजेश का विशाल मैक्रोफेज कुत्ता और बाकी 2 मास ज़ॉम्बी थे, जिससे उनकी 7 लोगों की टीम की कुल शक्ति अच्छी थी। मास ज़ॉम्बियों के पास चाकू होने के अलावा ठेकेदारों के पास भी तेज चाकू थे। ये सभी हथियार मयंक ने दिए थे। इससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। हम बिल्डिंग 5 से शुरू करेंगे और बिल्डिंग 1 तक खोज करेंगे। रास्ते में मुख्य द्वार को भी देखेंगे। अगर सब साफ दिखता है तो हम वापस जाएंगे और बिल्डिंग 11 से 15 तक खोज करेंगे। ये कैसा रहेगा? देवाशीष ने नक्शे पर इशारा करते हुए रोशन और राशि से पूछा। रोशन ने सिर हिलाया और कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राशि ने कहा, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल है। अगर हमें कोई जीवित व्यक्ति मिलता है तो हम क्या करेंगे? हालांकि विला जिला घनी आबादी वाला नहीं था और राशि और तिशा को सामान खोजते समय कोई जीवित इंसान नहीं मिला था। वह जानती थी कि यह एक ऐसी समस्या है जिससे वे बच नहीं सकते। अब अनुभवी हो चुके देवाशीष ने जवाब दिया, यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर वे खतरनाक नहीं हैं तो हम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें अपने शिविर में शामिल कर सकते हैं। हालांकि यदि आवश्यक हो तो हमें पहले उन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता हो सकती है। नियंत्रण शब्द सुनकर राशि की पलक फड़की। क्या मयंक ने उनके साथ ठीक वैसे ही नहीं निपटा था? वह अभी भी अपने मास ज़ॉम्बी के जख्मों से उबर रही थी, लेकिन सौभाग्य से अब वह घूम फिर सकती थी। समझ गई, मैं अपने धनुष और तीर से सहायता दूंगी, बाकी सब आपके आदेश के तहत है, उसने कहा। वाहन धीरे धीरे चला और जल्द ही छठे विला को पार करके धीरे धीरे 5वें विला के पास पहुंच गया। विला 1-5 शानहू विला जिले के मुख्य द्वार से निकास के करीब थे, जिसे सामने का बगीचा भी कहा जाता है, और विला 5 यूनलिंग झील से थोड़ी दूर था। जैसे ही वे विला 5 के पास पहुंचे, दीपक वृक्ष क्रिस्टल की चमक के नीचे कोहरा धीरे धीरे छंट गया, जिससे विला का रूप दिखाई दिया। गुर्र। जैसे ही ट्रक रुका, एक गहरी गुर्राहट गूंजी और मास ज़ॉम्बियों के आकृति अचानक यार्ड में दिखाई दिए। तीनों भयंकर और पंजे फैलाए हुए थे। आवाज़ सुनकर वे मुने और जंगली जानवरों की तरह अपने अंगों को फटकारते हुए बाड़ की दीवार को लांघकर लोगों की ओर दौड़े। कार्रवाई करो। मास ज़ॉम्बी तेजी से चले, लेकिन टीम इन राक्षसों के हमलों की आदी थी। इसलिए जैसे ही वे उन पर झपटे, एक एंजल दूत मास ज़ॉम्बी छत से कूदा और उन्हें गिरा दिया। इस बीच एक नए बुलाए गए विशाल मैक्रोफेज कुत्ता आगे बढ़ा। उसका मुंह तेज दांतों से भरा हुआ था और उसने एक ही तेज गति में एक मास ज़ॉम्बी का सिर काट लिया। केवल 2 मिनट में 3 मास ज़ॉम्बी मारे गए और समूह आखिरकार वाहन से उतर गया। चलो पहले घर में चीज़ें खोजते हैं और फिर मास ज़ॉम्बियों को ट्रक में ला देंगे, देवाशीष ने चाकू पकड़े हुए आदेश दिया, ये सुझाव देते हुए कि चून की यार्ड में राक्षस थे, इसलिए विला के अंदर अभी भी जीवित लोग होने की संभावना कम थी। निश्चित रूप से जब वे सामने के दरवाजे पर पहुंचे और उसे खुला पाया तो वे अंदर घुस गए, जहां सड़ने की बदबू ने उनका स्वागत किया। बैठक के कमरे में उन्हें एक लगभग पेट फाड़ दिए गए सड़ी हुई लाश का नज़ारा मिला। उपयोगी चीज़ें खोजो और अधिक राक्षसों से सावधान रहो, उसने निर्देश दिया। कोई जीवित व्यक्ति न होने के कारण खोज सरल हो गई। पहली मंजिल से दूसरी तक केवल चावल और आटा ही ऐसा भोजन था जो खराब नहीं हुआ था। दवा के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन शराब, रेड वाइन, स्पिरिट्स और लाइक्योर भरपूर थी। भाई देवाशीष, गराज में 2 स्पोर्ट्स कारें हैं, किसी ने बताया। अभी के लिए बस दर्ज कर लो, उसने जवाब दिया। आधे घंटे से भी कम समय में विला 5 को देवाशीष और उनकी टीम ने अच्छी तरह से खंगाल लिया। ज्यादा आपूर्ति नहीं मिली, लेकिन सब कुछ ट्रक में ठूंस दिया गया। 3 मास ज़ॉम्बियों के शरीरों को उनका खून निकालने के बाद उन्हें भी ट्रक में अलग से पैक कर दिया गया। विला 4 खाली था, न तो वहां नौकरानियां थीं और न ही माली। कुछ भोजन और शराब के अलावा और कुछ नहीं मिला, शायद ये प्रकोप के बाद से ही खाली था। विला 3 से विला 1 तक जारी रखते हुए उन्हें कभी कभी 1 या 2 मास ज़ॉम्बी मिले, लेकिन फिर भी कोई जीवित व्यक्ति नहीं मिला। हालांकि उन्होंने कुछ आपूर्ति इकट्ठा की और वाहनों वाले विला को नोट किया। तैयार हो जाओ, हम वापस जा रहे हैं, 11वें विला से शुरू करते हुए देवाशीष ने घोषणा की। हालांकि विला सम 11 का नाम विला सम 10 के साथ क्रमिक था, ये वास्तव में उससे थोड़ा दूर था और यूनलिंग झील के खास करीब नहीं था। कुछ लोग वापस चले गए, उन्होंने विला सम
11 से शुरू करने और अपनी खोज के बाद के आधे हिस्से को पूरा करने की योजना बनाए। यदि वे इस बार इलाके को साफ करने में सफल रहे तो विला ज़िला बहुत सुरक्षित हो जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि मयंक कैसा कर रहा होगा। वह काफ़ी अच्छे से संभाल रहा होगा, है ना? जब देवाशीष गाड़ी चला रहा था उसने रोशन के साथ बातचीत की, जिसने सिर हिलाया। ज़रूरी नहीं। वह तरफ यूनिलिंग पर्वत से जुड़ी हुई है। हालांकि उन्हें अलग करने वाली एक दीवार है। आप कभी नहीं जानते कि क्या छिपा हो सकता है। बुरी नज़र मत लगाओ। देवाशीष ने भौहें चढ़ाई, लेकिन रोशन को बुरा नहीं लगा। वह सच कह रहा था। हालांकि मयंक के लिए यह शायद कोई बड़ी समस्या नहीं थी, उसकी मजबूत क्षमताओं को देखते हुए। रुको, सुनो। अचानक राशि अकड़ गई और उनकी बातचीत को बाधित कर दिया। देवाशीष और रोशन ने हैरानी भरे भाव दिखाए। विवरण पूछे बिना उन्होंने कोहरे से उठती हुई दहाड़ने और अराजक आवाज़ें सुनी। यह एक राक्षस है। रोशन का चेहरा तंग हो गया उन आवाज़ों को सुनते हुए, जो केवल एक प्राणी की नहीं थीं, बल्कि लड़ाई में लगे हुए कई प्राणियों की थीं। राशि ने पुष्टि की, यह विलासम 13 की दिशा से आ रहा है। ये जीवित व्यक्ति हो सकता है। ये सुनकर देवाशीष ने तुरंत कहा, चलो जाकर देखते हैं। कसकर पकड़ो। उसने गैस पैडल को पूरी तरह दबा दिया, कार को शोर के स्रोत की ओर मोड़ दिया। कार धीमी नहीं थी और जैसे ही वे करीब आए, लड़ाई की अराजक आवाज़ें और साफ हो गईं। अंत में जब वे पास थे, दीपक वृक्ष क्रिस्टल की रोशनी ने उनके चारों ओर के कोहरे को फैला दिया, जिससे 100 मीटर दूर की स्थिति सामने आ गई। लगभग 3 मीटर ऊंचा एक विशाल मानव के आकार का मांस का शव 7 या 8 अन्य मांस के शवों का नेतृत्व कर रहा था, जो विलासम 13 पर हमला कर रहे थे। इस विशाल मांस के शव की मांसपेशियां बाहर निकली हुई थीं, जो भयानक सफ़ेद रंग की थीं, और एक जोड़ी गहरे लाल आंखें थीं जो जंगली क्रूरता बरसा रही थीं। सबसे खास बात यह थी कि उसके तेज पंजे 20 सेंटीमीटर से अधिक लंबे थे, पीले और तेज जैसे कि हड्डी से गड़े गए हों। उस क्षण लगभग 5 या 6 इंचिल दूध मांस के शवों और उनके ठेकेदारों का एक समूह बाढ़ की दीवार पर निर्भर होकर लगातार रक्षा करते हुए उन्हें रोके हुए था। हालांकि विला के अंदर का प्रतिरोध सख्त था। विशाल पंजा ज़ॉम्बी ने बस अपने विशाल हाथ के झूले से एंजिल दूध मांस के शवों में से एक को पकड़ लिया। उसके तेज पंजों ने शरीर पर गहरे घाव छोड़ दिए, जिनसे गर्म झरनों की तरह खून बह निकला, जिससे विशाल पंजा ज़ॉम्बी का शरीर और बाड़ लाल हो गए। धड़ाम! मांस का शव सीधे टूट गया और बाड़ के तेज सिरों पर गिर गया। पूरा शरीर नुकीली कीलों की पंक्तियों से छेद दिया गया, जिससे वह तुरंत मर गया। एक चीख गूंजी, जैसे देवदूतों के साथ मांस के शवों से लड़ रहा एक आदमी पीला पड़ गया और मौके पर ही गिर पड़ा। दूसरों ने अपने भाव बदल लिए। एक मोटा आदमी चिल्लाया, पीछे हटो, घर वापस जाओ। जैसे ही वे घर की ओर जल्दी भागे, मांस के शवों ने हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी कार की हेडलाइट्स और दीपक वृक्ष से रोशनी अचानक उन पर चमकी, जिसने विशाल पंजा ज़ॉम्बी और बचे हुए लोगों दोनों का ध्यान खींचा। रोशनी में चमकते हुए बड़े लाल ट्रक ने अचानक विशाल पंजा ज़ॉम्बी का ध्यान आकर्षित किया, जिसने मुड़कर देखा। उसकी गहरी लाल आंखें और भयंकर चेहरा रोशनी के नीचे साफ रूप से दिखाई दे रहा था। करीब से उसके मुंह से चिपचिपा तरल टपकता हुआ दिखाई दे रहा था, जो तेज आपस में गुथे हुए दांतों से भरा हुआ था। मोटे आदमी का चेहरा बदल गया। वह तुरंत खुश हो गया। भाई, कार से बाहर मत निकलो। ये राक्षस भयंकर है, बस इसे टक्कर मारो। जोर की चीख राक्षसों और देवाशीष के समूह के बीच एक आदेश की तरह गूंजी। तुरंत विशाल पंजा ज़ॉम्बी ने विला में बचे हुए लोगों के समूह को छोड़ दिया और ट्रक की ओर दौड़ पड़ा। कार के अंदर देवाशीष का भाव ठंडा पड़ गया। उसकी आंखों में एक भयंकर चमक थी, जैसे उसने बुदबुदाया, मेरा वैसे भी बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं था, चलो। उसने गैस पैडल मारा और संशोधित ट्रक सीधे विशाल पंजा ज़ॉम्बी की ओर दौड़ा। बैंग! एक जबरदस्त टक्कर की आवाज़ गूंजी, जैसे ट्रक का सामने का हिस्सा, जो एक बेलचे से लगाया गया था, विशाल पंजा ज़ॉम्बी के शरीर से जोर से टकराया। ये वाहन के मजबूत सामने के हिस्से से हिंसक रूप से टकराया और फिर तेज गति से पीछे की ओर उड़ गया। दर्जनों मीटर की तेजी टक्कर पर विशाल पंजा ज़ॉम्बी को मारने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जो कुछ देखा जा सकता था वह 10 मीटर से अधिक दूर था। विशाल पंजा ज़ॉम्बी दोनों पैर पूरी तरह से टूटे हुए ज़मीन पर लुढ़क रहा था। उसकी भुजाएं प्रीट्ज़ेल्स की तरह मुड़ी हुई थीं और उसकी पसलियां छाती से पार हो रही थीं। उसने संघर्ष किया और दहाड़ा, यहाँ तक कि रेंग कर आने की कोशिश भी की, लेकिन देवाशीष ने कार का दरवाज़ा खोल दिया और चिल्लाया, कार्रवाई करो, बड़े वाले को जिंदा रखो, बाकी का काम तमाम करो। अध्याय 58 जीवित बचे लोगों को इकट्ठा करना। सब ट्रक से झुंड बनाकर बाहर निकल आए, लेकिन पीछे के डिब्बे से आशीष और उसकी टीम थोड़ी अव्यवस्थित थी। टक्कर ने उन्हें काफ़ी झकझोर दिया था। सौभाग्य से वे जल्दी ही तालमेल में आ गए।
उन्होंने अपने मांस ज़ॉम्बियों को बुलाया और विशाल मैक्रोफेज कुत्ते राक्षसों की ओर दौड़े, उनके विशाल जबड़े ज़ॉम्बियों पर झपट रहे थे। हड्डी टूटने की चरमराहट की आवाज़ के साथ बाकी बचे एंजल दूत मांस ज़ॉम्बी ने भी यही किया। उन्होंने अपने तेज चाकू राक्षस ज़ॉम्बियों के शरीर में घोंप दिए। तेज ब्लेड राक्षस ज़ॉम्बियों के शरीर को पार कर गए और उसी समय एंजल दूत मांस ज़ॉम्बी ने अपने खुले जबड़े खोले, अपने दुश्मनों की गर्दन में काट लिया, मांस के बड़े टुकड़े फाड़ लिए जिससे खून बहने लगा। 7 या 8 ज़ॉम्बी संयुक्त हमले से दब गए और विला के लोगों ने पल का फायदा उठाकर एक जवाबी हमला शुरू कर दिया, उन्हें जल्दी से मार डाला। दूसरी ओर राशि, देवाशीष और रोशन के एंजल दूत मांस ज़ॉम्बी विशाल पंजा ज़ॉम्बी की ओर बढ़ गए। उन्होंने विशाल पंजा ज़ॉम्बी के शरीर को दबाया, यहाँ तक कि बुरी तरह से घायल होने पर भी विशाल पंजा ज़ॉम्बी अभी भी हिंसक रूप से संघर्ष कर रहा था। उसकी अत्यधिक शक्ति से लगभग तीनों मांस ज़ॉम्बी पलटने वाले थे। ये प्रथम स्तर उच्च ग्रेड नहीं है ना? विशाल पंजा ज़ॉम्बी को देखते हुए देवाशीष ने हैरानी से कहा। राशि ने अपना धनुष पूरी तरह से खींचा और सूस की आवाज़ के साथ कंपाउंड धनुष ने एक तीर चलाया जो विशाल पंजा ज़ॉम्बी के कंधे में दफन हो गया। गुर्र! दर्द के कारण विशाल पंजा ज़ॉम्बी ने एक गुस्से भरी दहाड़ निकाली, लेकिन उसकी बाँह फिर से घायल होने से उसका संघर्ष कमज़ोर हो गया। शायद नहीं, लेकिन रैंक ताकत का एकमात्र संकेतक नहीं है, राशि ने जवाब दिया और जैसे ही वह बोली, एक और तीर निकल आया। इस बार विशाल पंजा ज़ॉम्बी के दूसरे कंधे पर लगा। 2 तीर लगने के बाद विशाल पंजा ज़ॉम्बी में विरोध करने की और ताकत नहीं बची, उसे मजबूती से दबा दिया गया, उसकी ताकत कम होती जा रही थी। इस पर चढ़ो, इसे चढ़ने वाली रस्सी से बांधो, इसे कई बार लपेटो। देवाशीष ने राक्षस को बांधने के लिए सभी को बुलाया। राशि की बात से सहमत होते हुए वास्तव में उनके ठीक सामने एक उदाहरण था। तिशा और राशि के एंजल दूत मांस ज़ॉम्बी ऐसे ही एक उदाहरण थे। हालांकि दोनों प्रथम स्तरीय मध्यस्थ थे, उनकी शारीरिक रक्षा और ताकत देवाशीष और रोशन के ज़ॉम्बियों से कुछ ज़्यादा मजबूत थी। विभिन्न उत्परिवर्तन और कौशल सभी अलग अलग ताकत का परिणाम थे। ताकत का स्तर केवल एक सीमा थी, जिसमें ऊपरी और निचली सीमाएं अधिक स्पष्ट थीं, लेकिन बीच के अंतर को परिभाषित करना कठिन था। विशाल पंजा ज़ॉम्बी को पकड़ने और उसे सुरक्षित रूप से बांधने के बाद राशि ने 2 कार्बन फाइबर तीरों को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ी। इस सर्वनाश के बाद की दुनिया में प्रत्येक तीर कीमती था और खोए हुए तीरों को बदलना कठिन था। भाई देवाशीष, चलो इसे पहले ट्रक पर चढ़ाते हैं। आशीष का विशाल मैक्रोफेज कुत्ता अपने पास लौट आया था, जिसके बाद 3 अन्य साथी भी थे। हाँ, पहले इसे लादो और बॉस के लिए इसे वापस लाओ। देवाशीष ने आशीष को ज़ॉम्बी को लादने का निर्देश दिया, जबकि वह रोशन और राशि विला की ओर देखने लगे। भाई, हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद। अंदर के लोगों ने देखा कि लड़ाई आखिरकार समाप्त हो गई थी और विला से जल्दी से बाहर आए। उनके चेहरों पर परीक्षा से बचने की राहत के भाव थे। आप लोग कितने हैं? देवाशीष ने विला से आ रहे 6 लोगों को आंका और पूछा। एंजल दूत मांस ज़ॉम्बी पास में थे, सूक्ष्म रूप से उन्हें अलग कर रहे थे और उनकी सुरक्षा के रूप में कार्य कर रहे थे। 11-10 लोग। मोटे आदमी ने शुरू में 11 कहना चाहा, लेकिन जमीन पर पड़े आदमी को देखकर उसका भाव थोड़ा गहरा हो गया और उसने 10 में बदल दिया। अभी जमीन पर पड़े आदमी के एंजल दूत को विशाल पंजा ज़ॉम्बी ने पकड़ लिया और मार दिया, जिससे एक प्रतिक्रिया हुई। और हालांकि उसका दिमाग घटना से बुरी तरह से परेशान था, लेकिन वह जरूरी नहीं कि मर गया हो। हालांकि उन्हें राक्षस ज़ॉम्बियों द्वारा पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था और उनके पास आदमी को दूर ले जाने का समय ही नहीं था, जिससे उसे फाड़कर और पेट चीरकर मार दिया गया। देवाशीष ने समूह को ध्यान से देखा। नेतृत्व करने वाले आदमी की ऊंचाई $1.80 मीटर थी। उसका चेहरा चेचक के निशानों से ढका हुआ था, अव्यवस्थित दाढ़ी थी, फिर भी उसमें एक चालाक दिखावट थी और उसका पहनावा बिल्कुल असामान्य नहीं था। उसके साथियों को पहचानना आसान था। कुछ सुरक्षा गार्डों की वर्दी में थे, अन्य ने छोटी बाजू की कमीजें पहन रखी थीं, जो थोड़ी गंदी होने के बावजूद सस्ती नहीं लग रही थीं। भाई, मेरा नाम बापोन है, मैं इस जान बचाने वाले उपकार को याद रखूंगा। बूढ़े बहादुर ने इसे ध्यान में रखा है। बापोन ने विवेकपूर्ण ढंग से अपना आगे बढ़ना रोक दिया, बाढ़ को एक विभाजक के रूप में इस्तेमाल किया और हाथ जोड़कर बाढ़ के उस पार से देवाशीष को धन्यवाद दिया। देवाशीष ने एक मुस्कान बिखेरी। ये बस एक सरल सहायता का इशारा है। क्या आप लोग इस परिसर के संपत्ति मालिक हैं? जैसे ही बापोन की निगाहें बदलीं, वह जानता था कि देवाशीष उन्हें टटोलने की कोशिश कर रहा था। उसने कुछ भी नहीं छिपाया और साफ तौर पर कहा, हम में से कुछ संपत्ति मालिक हैं और कुछ संपत्ति प्रबंधन से भाई हैं। 6 पुरुष और 4 महिलाएं। महिलाओं के पास अनुबंधित राक्षस सहायता के लिए नहीं है, इसलिए हमने उन्हें विला के अंदर छिपने दिया।
बूढ़े प्रणब, सबको बाहर आने दो, अब सुरक्षित है। ठीक है, मिस्टर बापोन। बापोन स्पष्ट रूप से इस जीवित बचे समूह का नेता था। जैसे ही उसने बात की, उसके बगल में एक सुरक्षा गार्ड लोगों को बाहर बुलाने के लिए विला के अंदर गया। मैनेजर, अब सब बाहर आ सकते हैं। राक्षस मारा जा चुका है। तभी विला के अंदर से पैरों की आवाज़ निकली, जिसमें 4 सतर्क महिलाएं बाहर आईं। 2 सफाई वाली महिलाएं थीं, या संभवतः 40 या 50 की उम्र की दायां, सादे कपड़े पहने हुए, लंबी नहीं, उनकी आकृति में थोड़ी मोटाई थी। अन्य 2 महिलाएं कुछ छोटी थीं। एक 30 के दशक की लग रही थी, व्यावसायिक पोशाक में छोटे काले बाल थे, शायद संपत्ति प्रबंधन की मैनेजर थी। दूसरी आकस्मिक कपड़ों में थी, चश्मा पहने हुए एक छोटी गृहिणी का रूप। उसके अव्यवस्थित दिखावट के बावजूद वह शांति का भाव रखती थी, संभवतः मालिकों में से एक। देवाशीष की आंखें सिकुड़ गईं और उसने एक नज़र से राशि और रोशन को संकेत दिया। अपनी दुर्दशा के बावजूद ये समूह बहुत बुरा नहीं था। देवाशीष के भाव में परिवर्तन देखकर बापोन को थोड़ा और आराम महसूस हुआ और उसने अस्थायी रूप से पूछा, भाई, क्या आप यहाँ सामान इकट्ठा करने आए हैं, या? वह एक चालाक आदमी था और एक नज़र में बता सकता था कि देवाशीष और सह जब कार्रवाई करने के लिए बढ़े तो वे बहुत कुशल थे, जो उनके अस्थायी समूह से पूरी तरह से अलग था। यहाँ तक कि उनके चाकू की शैली भी लगभग समान थी, जो स्पष्ट रूप से एक पेशेवर टीम का संकेत था। देवाशीष ने एक मुस्कान दिखाए और कहा, सामान इकट्ठा करने, इलाके को साफ करने। शानहू विला जिला कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा है, जो इसे एक उपयुक्त आधार बनाता है। बापोन की आंखों में समझ दिखाई दी और उसने तुरंत देवाशीष के इरादे को समझ लिया। देवाशीष ने उन्हें और बात करने का अवसर नहीं दिया और कहा, इस विला में एक वाहन है ना? जो कुछ भी आप इकट्ठा कर सकते हैं, इकट्ठा करो, हमारे साथ विला नंबर 10 पर आओ, कैसा रहेगा? बापोन और उसके समूह एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन उसने जल्दी से सहमत होने में नेतृत्व किया, हम तुरंत तैयार हो जाएंगे। हालांकि देवाशीष ने यह नहीं कहा कि अगर वे सहमत नहीं हुए तो क्या होगा। बापोन जानता था कि यह निश्चित रूप से असुविधाजनक होगा। दूसरे पक्ष ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि शानहू विला उनका इलाका था। अगर वे साथ नहीं गए तो क्या वे यहाँ रह सकते थे? इसके अलावा, सच कहूं तो सर्वनाश में एकजुट होना इतनी बुरी बात नहीं थी। छोटे आशीष, भाई देवाशीष, क्या बात है? देवाशीष ने आशीष को बुलाया, फिर कहा, जाओ उनकी मदद करो और नज़र रखो। उनके नाम और पेशा पूछो, उन्हें लिखो, और जब हम वापस जाएं तो दीदी रूही को जानकारी सौंप देना। मिल गया, भाई देवाशीष। मदद रास्ते में होने और देखे जाने के कारण बापोन और उसके लोगों का परेशानी पैदा करने का कोई इरादा नहीं था। उनके लिए जीवित रहना ही काफ़ी कीमती था, उनके पास कोई अन्य विचार नहीं थे। उनका सामान जल्दी से पैक कर दिया गया। विला नंबर 13 के गराज में 2 जीप थीं, दोनों बापोन की प्यारी गाड़ियाँ। शक्तिशाली और बड़े आकार की, वे अंत के समय के लिए बहुत उपयुक्त थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे ईंधन से भरी हुई थीं। जैसे ही वे पैक कर रहे थे, देवाशीष ने बापोन से उनकी स्थिति के बारे में भी जाना। सर्वनाश के फूटने के तुरंत बाद भाग रहे संपत्ति प्रबंधन कर्मचारियों का उनसे सामना हुआ था। वे कई दिनों से विला नंबर 13 में छिपे हुए थे। बापोन की आदत के कारण बच रहे थे कि जब उसके दोस्त आते थे तो फ्रिज को भोजन से भर देता था। साथ ही मछली पकड़ने के लिए अतीत में तैयार किए गए कुछ प्रावधानों के साथ वे 1 सप्ताह से अधिक समय तक टिकने में कामयाब रहे। इसके बाद राक्षस दिखाई देने लगे, जिनसे उन्होंने लड़ाई की और उन्हें अनुबंधित किया। उन्होंने विला 11 और 12 को साफ कर दिया था। विला 14 और 15 से परेशानी शुरू हुई थी। विशाल पंजा ज़ॉम्बी उनकी खोज से परेशान हो गया था और उनका पीछा करते हुए यहाँ आ गया था। जहाँ तक उसके परेशान होने के मुख्य कारण की बात है, तो पता चला कि बापोन के विला के अंदर भी एक दीपक वृक्ष था। ये 30 सेंटीमीटर से कम ऊंचा था और उसने एक टेबल टेनिस बॉल के आकार का एक दीपक वृक्ष क्रिस्टल उत्पन्न किया था, जिसका उपयोग उन्होंने सामान इकट्ठा करने में मदद के लिए किया था।